हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो हम मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ में आज लेक्चर 1 है हमारा, डे 1। इसमें हम बंगाल के बारे में पढ़ेंगे। बंगाल ही क्यों? बिकॉज बंगाल से ही शुरुआत की थी ब्रिटिशर्स ने इंडिया को ऑक्यूपाई करने की। बंगाल के दो बहुत इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं, दे आर बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। अच्छा, बंगाल ही क्यों? ये जो हम अभी इनिशियली स्टार्टिंग में पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, वो 1700 से लेकर के 1857 तक की हिस्ट्री पढ़ेंगे, क्योंकि 1857 में रिवोल्ट होता है और रिवोल्ट के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है, जो बहुत सारी चेंजेस लाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, 1700 के बाद, जैसा कि हमें पता है, औरंगज़ेब के डेथ के बाद 1707 में औरंगज़ेब की डेथ हो जाती है और उसके बाद लेटर मुगल्स का टाइम स्टार्ट होता है। लेटर मुगल्स काफ़ी वीक होते हैं, तो स्ट्रॉन्ग सेंट्रल मुगल रूल नहीं होता है सेंटर पे, बल्कि वो वीक होने लगता है। तो एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल मुगल रूल एंड की तरफ अपने बढ़ रहा होता है। अब इस टाइम पे ना इंडिया में दो तरीके के स्टेट्स आ गए होते हैं। पहला जो सक्सेसर मुगल स्टेट है, सक्सेसर मुगल स्टेट मतलब वो स्टेट्स जो मुगलों के अंडर थे, लेकिन अब वो अपने अपने आप को ऑटोनॉमी देना चाहते हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि मुगल्स तो वीक हो गए हैं। तो अब वहाँ के जो गवर्नर थे वो अपने आप को किंग घोषित करना चाहते हैं, जैसे कि निज़ामुल मुल्क असफ जहाँ, ये निज़ाम थे हैदराबाद के। तो ये सक्सेसर मुगल स्टेट हुआ हैदराबाद, क्योंकि दीज स्टेट्स वर एस्टेब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल रूलर एंड एस्टेब्लिश्ड बाय अर्स्ट वाइल गवर्नर्स। मतलब जो गवर्नर थे मुगलों के टाइम पे, उन गवर्नर ने अब अपने आप को, अब वो देख रहे हैं कि सेंट्रल मुगल रूल तो है नहीं, कुछ स्ट्रॉन्ग रूलर है नहीं मुगलों का, तो अब वो अपने आप को गवर्नर हटा करके किंग घोषित कर रहे हैं। तो निज़ाम उल मुल्क, निज़ाम टाइटल ले लिया असफ जहाँ वन ने, और निज़ाम उल मुल्क असफ जहाँ वन बन गए निज़ाम, हैदराबाद के निज़ाम। इसी के साथ मुर्शीद कुली ये बंगाल की ऑटोनॉमी इन्होंने ले ली। ये पहले इनिशियली क्या थे, गवर्नर थे, बंगाल के गवर्नर थे, लेकिन औरंगज़ेब के डेथ के बाद मुर्शीद कुली ऑटोनॉमस हो जाते हैं, ऑटोनॉमस रूलर बन जाते हैं। ऑटोनॉमस रूलर मतलब क्या? मतलब ये कि सिंबॉलिक एसोसिएशन तो ये लोग मुगल रूलर के साथ बनाते हैं, जैसे कि फ्राइडे की नमाज अभी भी सेंट्रल मुगल रूलर के ही नाम से होती है, जो कॉइन है वो अभी भी सेंट्रल मुगल रूलर के ही नाम से दिए जा रहे हैं। जो रेवेन्यू आ रहा है, टैक्सेस जो कलेक्ट हो रहे हैं बंगाल में, उसका कुछ हिस्सा अभी भी दिल्ली में दिया जा रहा है, सेंट्रल मुगल रूलर को दिया जा रहा है। लेकिन इन सब के बाद भी, मतलब पूरी तरीके से इन्होंने रिश्ता नहीं तोड़ा है मुगलों से, लेकिन अपना ऑटोनॉमस रूल बना लिया है बंगाल में, बंगाल के किंग बन गए हैं मुर्शीद कुली। तो ये है हमारे सक्सेसर मुगल स्टेट्स, जिनमें आता है हैदराबाद, बंगाल। ये दे आर अर्स्ट वाइल मेंबर्स ऑफ मुगल नोबिलिटी, दे वो कॉल्ड सक्सेसर स्टेट, जैसे बंगाल और हैदराबाद। तो सक्सेसर स्टेट क्या थे, सक्सेसर मुगल स्टेट, ये हमने देख लिया। अब दूसरे तरह के स्टेट हैं रिबेलियस स्टेट। रिबेलियस स्टेट वो स्टेट्स हैं जो कि मिलिटरीली मुगलों ने अपने अंडर कर लिया था, लेकिन अब जब मुगल कमज़ोर हो गए हैं तो अब इन्होंने रिबेलियस स्टेट्स ने रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया है आज़ाद होने के लिए, जैसे मराठा, जाट, सिख, ये सब रिबेलियस स्टेट्स हैं। तो अब कुछ चीज़ें होती हैं। देखिए, मुर्शीद कुली 1724 में मर जाते हैं, तो 1724 में मुर्शीद कुली के डेथ के बाद अलीवर्दी खान आते हैं अपने बंगाल के सीट पे। तो अलीवर्दी खान मिलिट्री कमांडर थे मुर्शीद कुली के टाइम पे, वो मिलिट्री कमांडर थे। अब देखो, अलीवर्दी खान आते हैं, अपने आप नहीं आते। अलीवर्दी खान को लाने के लिए यहाँ पे एक नया टर्म है, मर्चेंट बैंकर्स। अब आप धीरे धीरे देखोगे, मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से पॉलिटिक्स में मर्चेंट बैंकर्स का इंपॉर्टेंट रोल होने लगा। तो अलीवर्दी खान को सीट पर, मतलब बंगाल के राजा बनाने में सबसे बड़ा रोल था जगत सेठ ब्रदर्स का, और ये जगत सेठ ब्रदर्स मर्चेंट बैंकर्स थे, मर्चेंट बैंकर थे बंगाल के कोर्ट में। ठीक है, तो जगत सेठ ब्रदर्स ने हेल्प किया अलीवर्दी खान को जीतने के लिए। अब अलीवर्दी खान की भी डेथ हो जाती है 1756 में। अलीवर्दी खान की डेथ के बाद होता है सक्सेशन डिस्प्यूट। सक्सेशन डिस्प्यूट मतलब कि अब कौन राजा बनेगा, इसके लिए लड़ाई होने लगती है घसीटी बेगम और सिराजुद्दौला में। तो जो घसीटी बेगम थी वो अलीवर्दी खान की बेटी थी, और सिराजुद्दौला पोते थे अलीवर्दी खान के। तो इन दोनों के बीच लड़ाई हो मतलब सक्सेशन डिस्प्यूट कि कौन अब नेक्स्ट किंग
कौन रूलर होगा नेक्स्ट बंगाल का, इस बात को लेकर के लड़ाई होती है। इसमें सिराजुद्दौला जीत जाते हैं, नवाब बन जाते हैं बंगाल के, और इनको भी जिताने में सबसे बड़ा रोल होता है जगत सेठ ब्रदर्स का। ठीक है, अब धीरे धीरे हम देखेंगे कि किस तरीके से सिराजुद्दौला किंग बन जाते हैं। उसके बाद ऐसा क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसके बाद बैटल ऑफ प्लासी होती है, और बैटल ऑफ प्लासी भी उसके बाद भी ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि बैटल ऑफ प्लासी ही आगे जा करके बैटल ऑफ बक्सर को जन्म देता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बंगाल से। बंगाल क्यों लिया हमने, सबसे पहले बंगाल में ही क्यों आए ब्रिटिशर्स, उसका एक रीज़न ये है कि बंगाल एक बहुत प्रॉस्परस प्रोविंस था। जो अर्स्टवाइल मुगल एम्पायर है, मुगल एम्पायर का एक बहुत ही प्रॉस्परस प्रोविंस था बंगाल। अच्छा, ये बंगाल आज के डेट का बंगाल नहीं है, उस टाइम पे बंगाल, उड़ीसा और बिहार, ये तीनों आज के जो बंगाल है, उड़ीसा है और बिहार है, ये तीनों मिला करके उस टाइम का बंगाल होता था। तो बंगाल बहुत इम्पॉर्टेंट था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल रेवेन्यू देता था मुगलों को, बहुत ज़्यादा इनकम होती थी, टैक्सेस बहुत ज़्यादा ले पाते थे मुगल यहाँ से। क्यों? क्योंकि बंगाल, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एग्रीकल्चरली बहुत अच्छा था, क्योंकि यहाँ पे फर्टाइल लैंड है, गैंगेटिक प्लेन है, तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर से वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस कलेक्ट कर सकते थे। और ट्रेड, यहाँ पे रिवेन्यू जनरेट अच्छा खासा हो सकता था, क्योंकि जो व्यापारी आते थे, बंगाल आपको पता है समुद्र के कोस्टल एरिया है, तो ट्रेडिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा था। तो उस टाइम पे ना ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल रेवेन्यू जो मुगल एम्पायर को जाता था, वो सिर्फ और सिर्फ बंगाल से जनरेट होता था। तो आप सोच सकते हो कि बंगाल कितना प्रॉस्परस था। और ट्रेड प्रोमिनेंटली उस टाइम पे दो तरीके से होती थी। एक तो हमारा ओशनिक रूट, ओशन के थ्रू जो होता था, और दूसरा लैंड रूट। लेकिन लैंड रूट जो है वो एक सिल्क रूट का कंपोनेंट था, और सिल्क रूट आपको पता है कि हम स्पाइसेस, टेक्सटाइल एक्सेट्रा में ट्रेड करते थे। लेकिन जब मुगल डिक्लाइन हो रहे थे, कोई सेंट्रल रूलर नहीं था मुगलों का उस टाइम पे, स्ट्रॉन्ग मुगल रूलर नहीं था, तो लैंड रूट पे जाने आने से खतरा हो गया। क्योंकि ना उस टाइम पे लैंड रूट पे फॉरेनर्स जो इतने हमारे इन्वेजन्स हो रहे थे, नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में इन्वेजन्स जो हो रहे थे, ये इन्वेजन्स की वजह से रूट लैंड जो हमारा था वो सेफ नहीं था ट्रेड पर्पस के लिए। इस वजह से ज़्यादा डिपेंडेंसी बढ़ गई ओशनिक रूट पे। ये उस टाइम की बात हो रही है जब लेटर मुगल्स का टाइम चल रहा था और सेंट्रल मुगल रूलर स्ट्रांग नहीं था। तो इम्पॉर्टेंस यही है बंगाल की कि ट्रेड वाज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इकोनॉमी ऑफ बंगाल। बंगाल का सबसे इम्पॉर्टेंट ये को जो जहाँ पर पैसे हैं वो स्ट्रांग अपने आप बन जाता है। बंगाल के पास पैसे थे, क्यों थे? क्योंकि एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छा था और ट्रेड भी बहुत अच्छा था, तो उसके पास इकोनॉमी बहुत अच्छी थी बंगाल के पास, जिस वजह से मुगलों को 1/3 ऑफ रेवेन्यू तो यही देता था, बंगाल ही देता था। इस वजह से बंगाल बहुत इम्पॉर्टेंट था। और क्यों इम्पॉर्टेंट था? ट्रेड वाज आल्सो वन ऑफ द रीज़न। अब व्यापार करने में, अब देखो, व्यापार में मर्चेंट बैंकर्स का रोल धीरे धीरे बढ़ने लगा, इसलिए मर्चेंट बैंकर्स इंपॉर्टेंट होने लगे बंगाल की पॉलिटिक्स में भी। सेंट्रल मुगल कोर्ट में आपने सुना होगा जागीरदार, ईरानी तुरानी और इंडियन नोबल्स हुआ करते थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। जागीरदार पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट था मुगल एम्पायर के अंडर। बंगाल में जागीरदार के साथ साथ मर्चेंट बैंकर्स भी इंपॉर्टेंट होने लग गए थे अब, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर था यही कुछ इस तरीके का था कि ट्रेड एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी थी बंगाल में। क्यों थी? क्योंकि कोस्टल एरिया था, ईजिली ओशनिक रूट से हम ट्रेड कर सकते थे, और ये ट्रेड ही था जो मर्चेंट बैंकर्स को बहुत प्रॉस्परस और पावरफुल बना रहा था बंगाल में। कैसे, वो अभी हम देखेंगे। देखो, इंडियन ट्रेडर्स था, जो इंडियन ट्रेडर था वो यूरोपियन ट्रेडर को बेचता था। इंडियन ट्रेडर्स कहाँ से लाएंगे गुड्स? वो लाएंगे प्रोड्यूसर्स, इंडियन प्रोड्यूसर्स से खरीद करके। तो इंडियन ट्रेडर ने इंडियन प्रोड्यूसर्स से गुड्स को खरीदा और वो यूरोपियन ट्रेडर को बेचा। अब बेचा तो कैसे बेचा? यूरोपियन ट्रेडर्स ने बदले में हमें पैसे दिए, सोना दिया। तो इस वजह से हम एक दोनों तरफ से एक हेल्दी रिलेशनशिप था। इस तरीके से ट्रेडर्स वेल्दी हो रहे थे ट्रेडिंग एक्टिविटी की वजह से। तो इंडियन ट्रेडर्स भी वेल्दी हो रहे थे और इंडियन प्रोड्यूसर्स भी हेल्दी हो रहे थे। ये मर्चेंट ट्रेडर्स किस तरीके से पावरफुल हुए? देखो, जो जागीरदारी स्ट्रक्चर है उसमें क्या है? जागीरदार वर बॉन्ड टू पे द रेवेन्यू ऑन टाइम टू बंगाली रूलर, है ना। जो जागीरदार थे उनको ये बोला गया था कि आपको बंगाली रूलर को जो भी रूल कर रहे हैं उनको टाइम पर टैक्सेस दे देने हैं, रेवेन्यू दे देना है।
लेकिन अब इस टाइम पे क्या हो रहा है, अनलाइक टू मुगल्स, अब यहाँ पर अगर मुगलों ने क्या कहा था, अगर फ्लड हो गया, फेमाइन हो गया, तो जागीरदार जो उनका टैक्स है, ऑब्वियसली अब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस तो कम होगा ना, फेमाइन अगर सूखा पड़ गया या बाढ़ आ गई, तो उस केस में जागीरदार को टैक्स कलेक्शन में छूट दी जाती थी कि आप कम टैक्स कलेक्ट करके भी दे सकते हो। इसको फ्लेक्सिबल जागीरदारी कहते हैं, जो मुगलों के टाइम पर था। पर अब मुगल तो वीक हो गए ना, अब मुगल तो वीक हो गए, वहाँ के गवर्नर ने ऑटोनॉमस रूल स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर में मुर्शीद कुली और बाद में अली वर्दी खान ने रिवेन्यू को रिफॉर्म करने की कोशिश की, इस जागीरदारी सिस्टम को बंगाल में रिफॉर्म करने की कोशिश की। इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर बहुत सारे जागीरदार थे, मुगल्स के टाइम पे बहुत सारे जागीरदार थे जो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। तो अलीवर्दी खान और मुर्शीद कुली ने क्या किया, बहुत कंसोलिडेट कर दिया, जागीरदार को बहुत छोटे अमाउंट में कर दिया। मतलब जागीरदार नंबर में तो अब कम थे, लेकिन अब क्योंकि वो नंबर में कम थे तो वो बड़े जागीरदार बन गए। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने जागीरदारी सिस्टम में थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए कि ये जो टोटल रेवेन्यू आता है बंगाल का, ये ज़्यादातर हाफ ऑफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ बंगाल वाज कमिंग फ्रॉम मेजर 13-14 जागीरदार। अब इन्होंने ये कर दिया कि पहले तो बहुत सारे जागीरदार थे, अब कुछ मेजर 13-14 जागीरदार कर दिए, जिनसे कि सारा रेवेन्यू अभी भी उतना ही कलेक्ट हो रहा है। ठीक है, बस इन्होंने जागीरदार को कम कर दिया है। तो इन्होंने कंसोलिडेट कर दिया, कंसोलिडेट लैंड होल्डिंग एंड इट ट्राइड टू रिड्यूस नंबर ऑफ जागीरदार। इससे क्या होगा, कल्टिवेटेड द राइज ऑफ फ्यू बिग जागीरदार, कुछ बड़े बड़े जागीरदार बन जाएंगे। छोटे छोटे जागीरदार पहले बहुत सारे थे, छोटे छोटे जागीरदार, अब बहुत थोड़े बड़े जागीरदार होंगे। अब देखो, जागीरदार तो हो गए थोड़े बहुत और बहुत बड़े जागीरदार हो गए, लेकिन क्योंकि इनका नंबर कम हो गया है और अगर अब इन्होंने ये सारी चीज़ें बंद कर दी कि जो पहले फ्लेक्सिबल जागीरदारी का सिस्टम था वो अब नहीं रहा, तो इन केस अगर किसी भी तरीके से, किसी भी रीज़न की वजह से जागीरदार पूरा टैक्स टाइम पे नहीं कलेक्ट करके दे पा रहा है, तो उसे शॉर्ट टर्म लोन लेना पड़ता था मर्चेंट बैंकर्स से। ठीक है, तो वो मर्चेंट बैंकर्स से शॉर्ट टर्म लोन लेंगे। तो मर्चेंट बैंकर्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो गए थे, क्योंकि वो एक बहुत रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले कर रहे थे स्मूथ रिवेन्यू कलेक्शन सिस्टम में, बंगाल के स्मूथ रिवेन्यू कलेक्शन सिस्टम में। तो इन्होंने जागीरदार को नंबर में कम कर दिया, ताकत में बढ़ा दिया। इस वजह से मर्चेंट बैंकर्स के पास उन्हें जाना पड़ता था, कभी कभी अगर शॉर्टेज हो जाती थी मनी की रिवेन्यू में, तो ये मनी लेते थे मर्चेंट बैंकर्स से। और इसी वजह से, क्योंकि ये मर्चेंट बैंकर्स से पैसे लेते थे, तो मर्चेंट बैंकर्स भी अब स्ट्रांग होते जा रहे थे। ठीक है, तो मर्चेंट बैंकर्स भी प्रॉस्परस हो रहे थे, क्योंकि उन्हें प्रॉफिट भी तो मिल रहा था। रिवेन्यू जब अगर वो आपको पैसे दे रहे हैं तो इंटरेस्ट रेट पे देंगे, तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लगा करके प्रॉफिट भी कमाते थे और पावरफुल भी बन रहे थे, क्योंकि टाइम पे काम आ रहे थे। तो ये ऐसे ही मर्चेंट बैंकर्स थे हमारे जगत सेठ ब्रदर्स। ये बहुत पावरफुल मर्चेंट बैंकर्स थे, जिनको बंगाल की कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन मिला था। तो इन्होंने एक बहुत मेजर रोल प्ले किया, पहले अलीवर्दी खान को गद्दी पे बिठाने में, और बाद में इन्हीं जगत सेठ ब्रदर्स की वजह से सिराजुद्दौला भी सीट पर बैठे थे घसीटी बेगम को हरा करके। तो जगत सेठ ब्रदर्स का बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रोल था इकोनॉमिक और ट्रेड पॉलिसीज़ पे, बंगाल के इकोनॉमिक और ट्रेड पॉलिसीज़ पे। क्यों? क्योंकि एक तो ये पहले से ही पावरफुल थे, और अब वो क्योंकि इकोनॉमी और ट्रेड पॉलिसीज़ पे, सोचो किसी स्टेट की इकोनॉमिक और ट्रेड पॉलिसीज़ में भी कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये पॉलिटिकली भी काफ़ी स्ट्रांग हो गए थे, किंग मेकर का काम कर रहे थे अभी। ठीक है, तो ये डिटरमाइन करते थे कि कौन टैक्स देगा, कौन नहीं देगा। यूरोपियन ट्रेडर्स में कौन, यूरोपियन ट्रेडर्स कितना टैक्स देंगे और कितना नहीं देंगे। ठीक है, तो दे हैड अ की इन्फ्लुएंस अपॉन द रिवेन्यू कलेक्शन पॉलिसीज़। ठीक है, जो रिवेन्यू कलेक्शन की पॉलिसीज़ अब ये डिसाइड करेंगे कि जो बाहर के विदेशी हैं, जैसे कुछ फ्रेंच हैं, पोर्टुगीज़ हैं, ब्रिटिशर्स हैं, तो कौन सा विदेशी ट्रेडर कितना टैक्स देगा, किससे टैक्स लेना है, किससे टैक्स नहीं लेना है, ये सब जगत सेठ ब्रदर्स डिसाइड करने लगे थे अब। और जगत सेठ ब्रदर्स आपने देखा ही कि अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला को भी किंग बनाते हैं, तो ये किंग मेकर्स भी हो गए थे। तो यू कैन सी कि जगत सेठ ब्रदर्स कितने ज़्यादा पावरफुल थे। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। बैटल ऑफ प्लासी भी इन्होंने ही करवाई थी, और बैटल ऑफ बक्सर में भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि किस तरीके से बैटल ऑफ प्लासी की शुरुआत होती है। तो चलिए, पॉलिटिकल हिस्ट्री तो आपने देख ली बंगाल की, किस तरीके से बंगाल प्रॉस्परस था, क्या क्या चीज़ें उसे इम्पॉर्टेंट बना रही थी, उसका ट्रेड बहुत अच्छा था। अब हम बैटल ऑफ प्लासी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।
बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर, और इन दोनों की जो ट्रीटीज़ हुई थी, ये दोनों ट्रीटीज़ से क्या क्या रिजल्ट्स आए, और बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर का क्या सिग्निफिकेंस रहा, ये सब हम नेक्स्ट क्लास